हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड का नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। मैं अपने हर क्लास में बताता हूँ आईसीटी का फुल फॉर्म। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक बार सभी लोग साथ में बोलिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो आपके पूरे पेपर का नाम क्या हो जाएगा? शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी आपके पूरे पेपर का नाम हो जाएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो, आज की जो हमारी टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? तो शिक्षण रणनीतियाँ, तकनीकी व तरीके। देखो, शिक्षण रणनीतियों को ही हम शिक्षण व्यूह रचना कह सकते हैं। अगर हिंदी में ये दोनों शब्द न समझ में आए तो इन्हें इंग्लिश में समझ लो। इन्हें कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजी को हम शिक्षण रणनीतियाँ या फिर शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। और जो तकनीकी होते हैं इसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद जो तरीके होते हैं इसे हम मेथड कहते हैं, विधियाँ कहते हैं। अभी कंप्लीट मैं इसको डिस्कस करूँगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में इसे मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइए, यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर आप महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय से अपना नामांकन भरे हैं, जो नई यूनिवर्सिटी बनी है, उसके साथ साथ यदि किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हो आप और आपके सिलेबस का पार्ट है शिक्षण रणनीतियाँ, तकनीकी व तरीके, तब भी आप पूरी क्लास को अच्छे से और पेशेंस के साथ देखें। आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा और आगे की कक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए शुरू करते हैं। ये 9वीं क्लास है। इसके पहले 8 क्लास बिल्कुल अच्छे से मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी पर नए जुड़ते हैं वो क्या करना, आप लोग मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके सेकंड पेपर को ओपन करिएगा, शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, और पूरी क्लास को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स लेने के इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। दोनों मिला के पढ़ोगे तो आप बेटर कर जाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, चलो आओ आज के अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है? तो शिक्षण रणनीति यानी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, तकनीक को पहले बता देता हूँ। देखो, शैक्षिक तकनीकी क्या होती है, इसके पहले भी मैं क्लास में बताया हूँ कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो देखो, हम अपने क्लास में पढ़ाते समय जो भी हम आधुनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, मान लो अगर हम व्हाइट बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल चौक डिजिटल छोड़ के हम लोग मार्कर वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब तकनीकी के अंतर्गत आता है। और तरीके क्या होते हैं इसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि तरीके क्या होते हैं, इसको मैं लास्ट में जब डिस्कस करूंगा तब आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा कि सर जी तरीके क्यों यहाँ पे नहीं बता रहे हो। देखो, अभी थोड़ी सी पॉइंट मैं आगे बताते हुए चलूँ। जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं ना, इसको ही हम शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। तो आज हमारा जो मेनली फोकस होगा वो शिक्षण व्यूह रचना पे होगा, यानी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए दो उपाय हैं। एक तो आप इसको तुलना करते हुए समझो तरीकों से। देखो, एक तो होता है, देखो मान लो एक बड़ा सर्कल बना लो और एक यहाँ पे छोटा सर्कल। तो बड़े सर्कल में आप शिक्षण रणनीति को कह सकते हो, और जो छोटा सर्कल है इसे आप शिक्षण विधियां या फिर शिक्षण तरीके कह सकते हो। देखो क्या होता है ना, जो शिक्षण रणनीतियों का क्षेत्र जो होता है, इनका जो एरिया होता है वो व्यापक होता है। जो शिक्षण तरीके होते हैं, जो शिक्षण विधियां होती हैं, इनके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्र मेरे भाई एक लिमिटेड क्षेत्र होता है। तो हम कह सकते जो शिक्षण तरीके हैं, शिक्षण विधियां हैं, वो शिक्षण रणनीतियों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बेसिक सा डिफरेंट है, उनको भी हम लोग समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शिक्षण व्यूह रचना पे पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जो भी चीजें आएंगी मैं आपको बताते हुए आगे चलूंगा। आइए सबसे पहले शिक्षण व्यूह रचना जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है उनके मीनिंग को समझते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। देखो, शिक्षण व्यूह रचनाओं से तात्पर्य ऐसी व्यूह रचना यानी ऐसी स्ट्रेटजी या फिर नीतियों से है जिसे शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण या फिर अनुदेशन में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जो एक अध्यापक होता है जो बच्चों को एक कुछ सिखाना चाहता है, यानी बच्चों के अंतिम उद्देश्य तक, उनके लर्निंग के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है, तो किसका उपयोग करता है? तो वो टीचिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करता है, एक तरीके से शिक्षण व्यूह रचनाओं का उपयोग करता है। ये मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट कहने का सेंस है। अभी आगे भी समझो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, शिक्षण व्यूह रचनाओं का अभिप्राय हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक शिक्षक द्वारा, अब ध्यान से सुनिएगा, एक शिक्षक द्वारा निर्मित व अपनाई गई समस्त योजनाएं, विशिष्ट कार्य पद्धति एवं साधन जिनके द्वारा वो अपने विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन करे, उन्हें निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहायता प्रदान करे, इसे ही हम कह सकते हैं शिक्षण व्यूह रचनाएं। देखो, टीचिंग मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे जब, तो टीचिंग मेथड में हम लोग इतना पढ़े थे कि एक अध्यापक क्या होता है, वो अपने क्लास में सिर्फ जो भी पाठ्य वस्तु उसे पढ़ाने के लिए जिस भी विधि का प्रयोग करता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। लेकिन जो शिक्षण व्यूह रचना है, जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है, उसमें सारी पॉइंटें आ जाएंगी। आप योजना भी बनाओगे, आप मेरे भाई पढ़ाओगे भी बच्चों को, आप मैनेजमेंट भी संभालोगे। तो जो एक तरीके से योजना हो, जो स्ट्रेटेजी होती है, उसे हम योजना भी कह सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझोगे। अभी अगर नहीं भी समझे तो यहाँ पे 2 मनोवैज्ञानिक की डिफिनेशन समझो। महान डेविस क्या कहते हैं?
कि नीतियां जो होती हैं, स्ट्रेटजी जो होती हैं, शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। जो टीचिंग की व्यापक विधियों को ही हम नीतियां कहते हैं। नीतियां जब आप बनाते हो तो उसके अंतर्गत शिक्षण विधियां भी आ जाती हैं। ये कहते हैं आपके महान डेवी साहब। अब अगर अब तक कुछ नहीं समझ में आया तो अब यहाँ पे समझ जाओ। इसको पहले ऐसे मैं समझाऊंगा मेरे भाई। स्ट्रेसर की डिफिनेशन को यहाँ एक बड़ा सर्कल बना लो और इसमें लिख लो कि टीचिंग व्यू रचना, और एक छोटा सर्कल बना लो, इसमें आप लिख सकते हो कि शिक्षण विधियां। अब इनकी डिफिनेशन आपको समझ में आएगी। इसे आप लोग टीचिंग स्ट्रेटजी कह लो, इसे आप लोग टीचिंग मेथड कह लो, ठीक है, छोटे सर्कल को। अब देखो, शिक्षण नीतियां वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव तथा छात्र की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। जो आपका यहाँ पे व्यू रचना है, जो शिक्षण नीतियां हैं, एक तरीके से उनका क्षेत्र व्यापक है। उनके अंतर्गत समस्त वे क्रियाएं आ जाएंगी जो एक अध्यापक क्लास में जाने से पूर्व, क्लास में जाने के बाद और क्लास में कोई पाठ्य वस्तु पढ़ा लेने के बाद भी जो क्रियाएं करता है वो हम शिक्षण व्यू रचना के अंतर्गत लिखेंगे। और जो शिक्षण विधियां होती हैं वो सिर्फ एक क्लास में अध्यापक कोई भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है। अब उम्मीद करते हैं आप स्ट्रेसर और डेविस साहब के दोनों डिफिनेशन को समझ गए होंगे। अगर अब तक नहीं समझे हैं तो एक डिफिनेशन मैं देने जाऊंगा भैया अपने व्यवहारिक लैंग्वेज में। अब आपका बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कहोगे सर जी बताइए क्या बताने जा रहे हैं। देखो, तुलना करते हुए समझो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उम्मीद करते हैं नीचे भी समझ गए होंगे, पर अब जो बताने जा रहा हूं यहां से आपका कंफ्यूजन और क्लियर होगा। आइए सभी बच्चे एक्टिव हो जाओ। आइए, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। शिक्षण रणनीतियां व शिक्षक तरीके, टीचिंग स्ट्रेटजी। देखो, टीचिंग स्ट्रेटजी को हम लोग टीएस लिखेंगे और जो टीचिंग मेथड है इसको हम टीएम लिखेंगे, टीचिंग मेथड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलो, जो तरीके होते हैं तुलना करते हुए मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है ना, शिक्षण रणनीतियों को हम एक तरीके से कहते हैं शिक्षण योजना भी कह सकते हैं। देखो, इसको हम अपने समझने के लिए शिक्षण योजना भी कह लेंगे। ध्यान समझना, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने जाता है तो सबसे पहले योजना बनाता है। कहोगे सर जी हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, आगे बढ़ो। देखो, अभी मान लो जो बच्चे आजमगढ़ वगैरह से हैं, मान लो आप यहाँ भंवरनाथ हो, ठीक है, और आपको सिविल लाइन जाना है, तो आप एक तरीके से योजना बनाओगे कि हम कैसे जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि भैया देखो हम सीधे यहाँ जाएंगे, सीधे भंवरनाथ से निकलेंगे और एक तो आगे रास्ता आएगा करतालपुर बाईपास, ठीक है। आप अगर जहां आप मान लो जौनपुर के हो तो अपने हिसाब से कोई लोकेशन लेना। आप अगर मान लो बनारस से हो तो अपने हिसाब से ले लेना। गाजीपुर से हो तो अपने यहाँ के कोई लोकल मेरे भाई की कोई भी जगह ले लेना। तो हम लोग यहाँ पे मान लो भंवरनाथ ले लिए और हमें जाना है सिविल लाइन। तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, ध्यान सुनना, हम जाएंगे करतालपुर मोड़ पे जाएंगे, करतालपुर जो बाईपास है वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम बवाली मोड़ जाएंगे, फिर सीधे चले जाएंगे रोडवेज होते हुए हम लोग सिविल लाइन पहुँच जाएंगे। ये हमारी योजना बन गई कि भैया हमें ऐसे ऐसे जाना है। तो ये शिक्षण रणनीतियों के अंतर्गत आएगा। एक, अब देखो इसको मैं व्यवहारिक में इसको मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है, एजुकेशन से। तो एक अध्यापक जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले क्लास में जाने से पूर्व तो अपनी योजनाएं बनाता है, अपनी रणनीतियों को मेंटेन करता है कि हम अपने क्लास में जाएंगे, आज बच्चों को बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड पढ़ाएंगे और जो टॉपिक क्या है वो शिक्षण रणनीतियां पढ़ाएंगे। वो अपना योजना बना लिया। तो आप भी अपनी शिक्षण रणनीतियां, अपनी योजना बना लिए कि हम भी भंवरनाथ से निकलेंगे और करतालपुर बाईपास से होते हुए, बवाली मोड़ से होते हुए सिविल लाइन पहुंच जाएंगे। लेकिन अब समझने वाली बात यह कि तकनीकी फिर सर विधियां क्या होती हैं, तरीके क्या होते हैं सर। तो तरीके भैया वो होते हैं, अब आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो आप पैदल जाओ, एक आप जाओ मेरे भाई अपने चाहे दुचक्का से, चाहे साइकिल से, चाहे आप ऑटो करके जाओ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये पैदल जाओ या फिर किसी एक संसाधन का उपयोग करो, किसी एक साधन का उपयोग करो। तो फर्स्ट पॉइंट में आप सिर्फ योजना बना रहे थे, ठीक है, और जो तरीके होते हैं जो आप सेकंड वाले में आप क्या कर रहे हो कि उस योजना पे आप कार्य कर रहे हो, उस योजना को व्यवहारिक रूप दे रहे हो। तो यही शिक्षण रणनीतियां व शिक्षण तरीके होते हैं। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब इनको सिमेट के अगर मैं कहना चाहूं तो शिक्षण रणनीतियां, टीचिंग स्ट्रेटजी वो होती हैं जो हम क्लास में जाने से पूर्व या फिर क्लास में चले गए हैं तो उसके बाद हम एक तरीके से एक विधि का निर्माण करते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन कौन सी विधि के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे ये तरीकों के अंतर्गत आएगा। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे शिक्षण रणनीतियां और शिक्षण तरीके में क्या अंतर है, टीचिंग मेथड में क्या अंतर होते हैं। अब अगर इसको एक शब्दों में कहूं तो देखो आपका सारा कहोगे सर जी जितना समझाओ उसका निचोड़ बता दूं कि भैया दोनों में अगर अंतर कहें तो सिर्फ 1% का अंतर है।
शिक्षण रणनीतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजी जो होता है, उसके बाद टीचिंग जो मेथड होते हैं, दोनों में 1% का अंतर होता है। 99% दोनों सिमिलर होते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, बच्चों के अंतिम उद्देश्य, बच्चों को जो भी अधिगम प्राप्त करो, बच्चों को अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाना, दोनों का एक ही उद्देश्य होता है। तो दोनों में सिर्फ 1% का डिफरेंट होता है और उम्मीद करते हैं वो डिफरेंट आप समझ गए होंगे व्यवहारिक एग्जाम्पल से। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ये दोनों डिफिनेशन आप समझ गए जो आपके महान डेविस क्या कहते हैं, जो नीतियां, जो स्ट्रेटजी होती हैं, वो शिक्षण की व्यापक विधियां होती हैं, यानी टीचिंग की जो व्यापक विधियां होती हैं वो मेरे भाई नीतियां, उनको स्ट्रेटजी कहते हैं। एक तरीके से इनको योजना भी कह सकते हैं, लेकिन योजना कहना यहाँ पे गलत ही होगा, ठीक है। चलो अपने समझने के लिए आप कह सकते हो। अब शिक्षण व्यूह रचना की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसको आओ समझो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो भैया पूरे पेशेंस के साथ फर्स्ट पॉइंट को समझो। शिक्षण व्यूह रचना टीचिंग स्ट्रेटजी ऐसी सामान्यकृत योजना या विधियों या तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो यहाँ विधियों तरीकों भी आ गया, तो बड़ा सर्कल में बताया था ना कि शिक्षण व्यूह रचना को बड़े सर्कल में और छोटे को मेरे भाई शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियां भी शिक्षण व्यूह रचना के अंतर्गत आ जाएगा। तो शिक्षण व्यूह रचना ऐसी सामान्यकृत योजना या विधियों तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके द्वारा किसी विशेष शिक्षण कार्य या फिर पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी एक विशेष पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के लिए हम लोग कोई एक योजना बनाते हैं, एक विधि का चयन करते हैं, वो शिक्षण व्यूह रचना के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पॉइंट आप जितने भी भैया साथी जुड़े हैं सब समझ गए होंगे। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। शिक्षण व्यूह रचनाएं शिक्षण कार्य के किसी प्रतिमान की ओर संकेतित करती हैं। शिक्षण कार्य के, आप क्लास में क्या पढ़ाना चाहते हो, क्लास में क्या पढ़ाने जा रहे हो, उसकी तरफ, उसके मॉडल की तरफ संकेत करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग व्यूह रचनाएं। उम्मीद करते हैं इसे भी समझेंगे और एग्जाम में अगर ये आ गया तो पूरा लिख के आइएगा जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी सहायता से शिक्षण कार्य के लिए निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो हमको भी पता है कि चाहे टीचिंग मेथड हो गया, चाहे टीचिंग स्ट्रेटजी हो गया, चाहे टीचिंग टेक्निक हो गया, सबका उद्देश्य होता है मेरे भाई अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करना। अब फोर्थ पॉइंट को समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण व्यूह रचनाओं का चयन उपयोग विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ये सेम पॉइंट है, इसको भी समझते रहिएगा। फिफ्थ पॉइंट समझो, शिक्षण व्यूह रचनाएं व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। व्यवहार परिवर्तन टीचिंग मेथड हो गया, चाहे शिक्षण व्यूह रचना हो गया, सभी व्यवहार में परिवर्तन ही करते हैं। शिक्षण विधियों का भी आप प्रयोग करते हो तो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ही, और या व्यूह रचना का प्रयोग करो, टीचिंग स्ट्रेटजी का प्रयोग करो, तो ये भी बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ही प्रयोग करते हो। और सिखाना होता क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन ही होता है, अधिगम सिखाना। आ जाओ आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षण व्यूह रचना शिक्षक की कार्य निष्ठा को बढ़ाती तथा उसके शिक्षण कुशलता में वृद्धि लाती है। देखो कैसे वृद्धि लाती, कैसे उसको मेरे भाई निष्ठा को बढ़ाती है। अगर आपको देखो ध्यान समझना, अगर मान लो आप इस पॉइंट पे हो, मान लो आप बी पॉइंट पे जाना चाहते हो और ए पॉइंट पे हो, और मैं आपको सीधे एज ए टीचर एक रास्ता दे दूं कि बच्चे आप इस पे चलते हुए यहाँ पहुँच जाओ, तो क्या होगा, आपके लिए एक तरीके से सरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही काम अध्यापक के लिए कैरिकुलम करता है, पाठ्यक्रम करता है, शिक्षण व्यूह रचना करती है कि पहले में आपको एक रास्ता दे देगा कि बच्चों को इस रास्ते पे चलते हुए आगे पढ़ाना है। अब अध्यापक को पता ही नहीं कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, तो वो कभी 2 का पहाड़ा पढ़ा देगा, कभी 1 का पहाड़ा, कभी गिनती याद कराएगा, तो सीक्वेंस टूट जाएगा। अगर अध्यापक को ये पता है, शिक्षण व्यूह रचना के बारे में पता है, तो सबसे पहले आपको गिनती की पहचान कराएगा, फिर वो आपको गिनती सिखाएगा, फिर पहाड़ा सिखाते हुए आगे टेबल वगैरह सिखाएगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिखाएगा। तो एक तरीके से शिक्षण की निष्ठा को, शिक्षण की कार्य कुशलता को भी ये बढ़ाता है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को भी आप लोग समझे होंगे। अब अगले पॉइंट को समझ लो, देखो ध्यान समझना। इसके माध्यम से बुद्धि, उसके बाद अर्ध व्यवसाय, स्पष्ट चिंतन तथा कार्यशालाओं के प्रत्यय का विकास होता है। ये भी पॉइंट नॉर्मल सी है, सबके लिए कॉमन है, चाहे शिक्षण विधियां पढ़ लो, चाहे टीचिंग स्ट्रेटजी पढ़ लो। शिक्षण व्यूह रचनाओं के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है। वैज्ञानिक आधार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक मेरे भाई निश्चित क्रम होता है। कोई भी चीज आप एक तरीके से योजना बना लेते हो पढ़ाने से पहले, और योजना बनाना ही वैज्ञानिक तरीके होते हैं, एक तरीके से वैज्ञानिक आधार होते हैं। अब उम्मीद करते हैं 8 पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, व्यूह रचना को समझे होंगे। अब अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना, तो यहाँ से समझ जाओ शिक्षण विधियों से, यहाँ से आपका एक तरीके से शिक्षण व्यूह रचना भी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ बचा रह जाएगा तो यहाँ से कवर हो जाएगा। देखो शिक्षण विधियाँ शिक्षण व्यूह रचनाओं से भिन्न है। शिक्षण व्यूह रचनाओं से भिन्न है।
दोनों के अपने में विशिष्ट क्षेत्र व विशिष्ट अर्थ हैं। देखो, शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधियां जो होती है उसमें पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है कि आपको क्या क्या पढ़ाना, उसी के हिसाब से आप शिक्षण विधियों का चयन करते हो। देखो, अगर आपको मैथ पढ़ाना तो आप उदाहरण देके पढ़ाओगे, उदाहरण विधि का प्रयोग करोगे। यदि आपको मान लो इतिहास पढ़ाना या फिर सोशल साइंस वगैरह पढ़ाना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान विधि का प्रयोग करोगे। तो शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु पढ़ाना क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। और जैसे पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। ये पॉइंट भैया हमारे और आपके दिल में बैठ जानी चाहिए कि जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती, जैसे पाठ्य वस्तु का नेचर होता है उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। अगर पाठ्य वस्तु मैथ है मेरे भाई, मैथ विषय है, या फिर फिजिकल साइंस है, या फिर आप यदि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, एक तरीके से इसे कह सकते हैं, इसमें हम ज़्यादा हम उदाहरण विधि का प्रयोग करेंगे, आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे आप सोशल साइंस वगैरह में जाओगे तो इसमें आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करोगे। इस तरीके से इसे समझते हुए चलो, जिस प्रकार की पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। ये शिक्षण विधियों को इतना जानते रहो, इसके पहले भी 4 क्लास में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो ध्यान से इसे समझो। इस बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की विधा को ही शिक्षण विधियां कहते हैं। इस पॉइंट को भी कहीं नोट करके लिख लो कि आप पाठ्य वस्तु को प्रस्तुतिकरण किस तरीके से कर रहे हो उसे ही शिक्षण विधियां कहते हैं। कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रायः अलग अलग विधियां इत्यादि का प्रयोग करता है। ये तो हमको जानता है, कोई व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, कोई अन्वेषण विधि का, कोई हम लोग प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसे लगा के रखा हूँ शिक्षण विधियों के प्रकार। तो यहाँ पे ये देखो दिल विल बना के रखे हैं ना, इसलिए बना के रखे हैं कि हम इसे पढ़ाने वाले नहीं हैं आज की क्लास में। कहोगे सर जी काहे नहीं पढ़ाओगे? इसके पहले 4 क्लास में शिक्षण विधियों, शिक्षण विधियों के प्रकार हम 15 से 16 शिक्षण विधियों को पढ़े हैं कम से कम। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप लोग द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके उन 4 क्लास को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लीजिएगा। वो आपके दोनों पैडागोजी के साथ साथ आपके सेकंड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण विधियों के प्रकार, तो उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जितनी भी शिक्षण विधियाँ पढ़ाएं वो आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब थोड़ा सा शिक्षण व्यू रचना और शिक्षण विधियों में अंतर समझ लो, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि शिक्षण व्यू रचना और शिक्षण विधियों में क्या अंतर होता है। देखो, शिक्षण व्यू रचना शिक्षण विधियों में अंतर व्यवहारिक रूप से कम होते चले गए। यानी मैं पहले में बता दिया कि सिर्फ 1% का अंतर रह गया, बाकी दोनों सिमिलर ही हैं, क्योंकि दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाना, शिक्षण के कार्य को बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण के कार्य को प्रभावी बनाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण विधियों का, शिक्षण व्यू रचना का। अब देखो ध्यान समझना, यही कारण है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यू रचना का वर्गीकरण एक ही प्रकार के नामों से जानते हैं। जैसे अगर शिक्षण व्यू रचना को डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें यह जगह व्याख्यान व्यू रचना, उसके बाद प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, समस्या समाधान, अन्वेषण, और यही शिक्षण विधियां भी होती, दोनों सिमिलर भी हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे तो इन सबको एक साथ ही लिख देना, इसमें कोई अंतर नहीं ज़्यादा होता है। परंतु फिर भी शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यू रचना में पर्याप्त अंतर स्पष्ट से देखा जा सकता है। क्या अंतर होता है, बस इस लाइन को समझ जाओ, सारा अंतर समझ में आ जाएगा। शिक्षण विधियों में प्रविधियों की सहायता ली जाती है। जो शिक्षण विधियां हैं उसमें हम टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जबकि शिक्षण व्यू रचना में हम लोग युक्तियों की सहायता लेते हैं। कहोगे सर जी आप प्रविधियों और युक्तियों को समझा दो, तो आओ भैया समझ लो क्या होते हैं प्रविधियां और युक्तियां। देखो, प्रविधियां और युक्तियों को समझो। शिक्षण प्रविधियों का चयन पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। अब देखो ध्यान समझना, शिक्षण प्रविधियों का चयन पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। देखो, क्लास में आप कोई भी अगर किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करने जा रहे हो, मान लो व्याख्यान विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वो किस पर निर्भर करेगा? तो कहोगे सर पाठ्य वस्तु पे। तो जो टीचिंग टेक्निक है वो किस पे डिपेंड करेगी? आपके टेक्स्ट बुक, आपके पाठ्य वस्तु, आपके कैरिकुलम पे, कि किस टाइप का कैरिकुलम है, किस टाइप का पाठ्य वस्तु है। लेकिन जो आपका परंतु जो शिक्षण युक्तियां हैं उनका चयन आप अधिगम के स्वरूपों के आधार पर करोगे कि क्लास में आप क्या क्या उपयोग कर सकते हो, कौन कौन सी आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर सकते हो, ताकि बच्चे और आसानी से सीख जाएं। ये युक्तियों के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते दोनों में डिफरेंट भी आप लोग समझे होंगे। एक बार मैं इसको बेसिक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो ध्यान समझना, आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं शिक्षण रणनीतियाँ व तरीकों को हम मेथड कह सकते हैं और रणनीतियों को हम स्ट्रेटजी कह सकते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और टीचिंग मेथड क्या होती है, इनको समझो। देखो ध्यान समझना,
जो शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं, जो शिक्षण नीतियाँ होती हैं, इनको हम समझने के लिए शिक्षण योजनाएं भी कह सकते हैं। इनका क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें कैरिकुलम का डिजाइन भी, क्लास में क्या पढ़ाना वो भी तैयार किया जाता है, कैसे पढ़ाना है, ये सब शिक्षण रणनीतियों के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो शिक्षण तरीके होते हैं ये सब बस सिर्फ इसका जो क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है। इसमें हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, किस विधि से पढ़ाना है, वो हम शिक्षण तरीकों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम मैथ वगैरह पढ़ाने जा रहे हैं तो हम अन्वेषण विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। खोज, अन्वेषण को ही खोज कहते हैं या ह्यूरिस्टिक कह सकते हैं, इनका प्रयोग करेंगे। आगमन या निगमन विधि का प्रयोग कर लेंगे। यदि हम सोशल साइंस की क्लास लेने जा रहे हैं तो हम व्याख्यान विधि वगैरह का प्रयोग करेंगे। तो तरीके जो होते हैं वो ये बताते हैं कि हम क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, और जो कि मेरे भाई रणनीतियाँ योजनाएं होती कह सकते हैं क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, ये बताती हैं शिक्षण रणनीतियाँ। अब उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो बच्चे अभी तक द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े, द परफेक्ट स्टडी से जुड़ भी जाओ और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। 99 रुपये में चारों पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। महाराजा सुहेलदेव और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट थी। उसके साथ साथ किसी यूनिवर्सिटी से भी क्लास कर रहे हो और मेरे भाई आपके सिलेबस का पार्ट ये है शिक्षण व्यूहरचना, तब भी पूरी क्लास को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी तक अगर द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो इस रेड कलर वाली बटन को आप क्लिक करके जुड़ भी सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक वाइक भी कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। और अगर आप अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इससे भी आप लोग जुड़ जाओ। देखो टेलीग्राम से जुड़ने के पीछे पर्पज ये रहता है, कोई चीज़ें होती जो मैं हर चीज़ पे वीडियो तो नहीं बना सकता ना, तो ये क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें वॉइस के माध्यम से या फिर नोटिफिकेशन भी भेज ही देते हैं। उसके बाद यदि आप हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। एक बार नोट्स लेने के संपर्क पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। 99 रुपये नॉर्मल सी फीस है। उम्मीद करते हैं ये 9th क्लास आप समझे होंगे। इसके पहले 8 क्लास बिल्कुल बेसिक से हो चुकी है। और एक बात और ध्यान समझिएगा मेरी बात, इसके बाद एक क्लास और आएगी मेरे भाई जिसमें हम लोग PSI को समझेंगे। कहोगे सर जी PSI क्या है, तो जब क्लास आएगी उसमें बताऊँगा, ठीक है। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग थोड़ा सा कि लैंग्वेज लेबोरेटरी को समझेंगे, भाषा प्रयोगशाला को, उसके बाद शिक्षण के प्रतिमान को, फिर संप्रेषण को समझेंगे। 3 से 4 क्लास और आएगी और आपका पेपर सेकंड बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मॉडल पेपर बिल्कुल तैयार है, जब भी मैं इसको एक तरीके से डिस्कस कर दूंगा जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए और थोड़ा बहुत द परफेक्ट स्टडी को अपने ग्रुप में तो जरूर शेयर करिए ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए।